जब पानी हम गर्म करते हैं तो नीचे क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे बबल्स उठने लगते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी गर्म करो तो पानी में से बहुत छोटे छोटे बबल्स उठते हैं। वो किस चीज़ के होते हैं? वो ऑक्सीजन के होते हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें से ऑक्सीजन निकल गई है ना। और दोस्त लोग क्या हाल है, मैं हूं अनुपम राज और आज मैं कराने जा रहा हूं सीटेट जनवरी 2012 का पर्यावरण अध्ययन का सेक्शन। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल टीचरीफाई। आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यार इस सेक्शन में क्या है कि 2-3 क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल हैं, जो मैंने कई जगह देखा वो बुक्स में भी गलत दे रखा है मुझे लगता है। तो उन सबको आज ढंग से डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला 61 नंबर क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो डैश से भरपूर हो। किससे भरपूर हो? वो हमारा प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं उनके विकास के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सोयाबीन में, और जो दालें होती हैं उनमें सब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो फिटकरी डालने का रीज़न क्या है? तो वो है हमारा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने में। तो क्या होता है यार, तालाब के पानी में बहुत से अपद्रव्य मिक्स होते हैं ना, निलंबित होते हैं। तो क्या करते हैं, उनको नीचे जब हम फिटकरी डाल देते हैं तो वो क्या करता है, वो जो हमारे निलंबित अपद्रव्य होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं और हमको ऊपर शुद्ध पानी मिल जाता है। ठीक है, तो फिटकरी डालने का केवल एक ही यही रीज़न है। फिटकरी से और बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। कठोर जल को मृदु में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म नहीं कर सकते हैं, पानी को रंग रहित भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना प्रभावी होगी? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए कहना, विद्यार्थियों से कहना। तो यार जब बोर्ड से उतार ही लेंगे वो, तो उनकी सहभागिता तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखते हैं, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के जीवों को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही लग रहा है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो देखो यार इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे खोज कर रहे हैं, है ना। तो ये ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, लेकिन सीटेट ने इसको सेकेंड ऑप्शन माना है। थर्ड ऑप्शन इसलिए गलत हो सकता है क्योंकि देखो छोटे बच्चे हैं, उनको खाद्य श्रृंखला के बारे में इतने ज़्यादा लेवल की बातें नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत से कुछ प्रथम स्तर पर, द्वितीय स्तर पर होते हैं, और जो जानवर उनकी पहुंच से दूर होते हैं, क्योंकि बच्चे भाई हर जानवर तक तो नहीं पहुंच सकते। अभी जो मांसाहारी जानवर जो होते हैं, बड़े जानवर जैसे शेर, चीता हो गए, तो वहाँ तक उनकी पहुंच नहीं हो सकती, तो वो ज्ञान का निर्माण उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए ये थर्ड ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे भी उनकी सहभागिता नहीं हो पा रही। अगर सेकंड ऑप्शन में देखें तो बच्चे खुद प्ले कार्ड यानी जानवरों को बना रहे हैं, उन पे उनके नाम लिख रहे हैं, और विद्यार्थियों के उन्हें खुद ही क्या कर रहे हैं, खुद ही सोचते हुए खाद्य श्रृंखलाओं में व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सहभागिता उनकी सबसे ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 प्रक्रमों में किसका उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। ये 4 चीज़ें हैं, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। इसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा? सबसे पहले कौन सा करना है, सबसे बाद में कौन सा करना चाहिए? तो इसमें देखो यार, ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, और बहुत सी बुक्स में मैंने देखा है उन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगा रखा है। ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल ही गलत है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो थर्ड ऑप्शन है, मैंने खुद ध्यान से करके लगाया इसको है। और देखो अवसादन क्या करना है, यानी सबसे पहले लेते हैं एक बीकर में हमने रेत डाली, नमक डाला और उसमें पानी डाला, क्योंकि ऐसे तो हम छान के अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमें नमक को पानी में घोलना पड़ेगा। नमक पानी में घुल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको रख देंगे थोड़ी देर, तो क्या हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगी, यानी जो रेत होगी वो नीचे तलछटी में बैठ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो अवसादन हो गया। ठीक है, उसके बाद निस्तारण क्या होता है, अब इस पानी को बीकर को हल्का सा धीरे धीरे टेढ़ा करेंगे और नमक के पानी को क्या करेंगे, हम अलग कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा निस्तारण, यानी कभी कभी इसको हम निथारना भी बोल देते हैं। उसके अलावा हम करेंगे निस्यंदन। फिर भी यहाँ पे कुछ नमी पानी में तो रह ही जाएगी, या कुछ पानी भी रह सकता है उस क्या नाम है, रेत में। तो अब क्या करेंगे, हम उसको जो हमारी फिल्टर
फिल्टर पेपर होता है ना, फिल्टर पेपर को कोन बना लेंगे, उसमें डालेंगे हम, फिर यहाँ से छान लेंगे उसको, तो पूरी तरह से रेत हमारी बाहर हो जाएगी और बचेगा हमारा नमक का पानी। अब नमक का पानी बच गया तो रेत तो अलग हो गई, अब हमें नमक अलग करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वाष्पन करेंगे, पानी उड़ जाएगा हमारा, नमक अलग हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही। अब ये बताइए क्या फोर्थ ऑप्शन का सही हो सकता है क्या? नहीं सही हो सकता है। अब आप लोग को चारों चीज़ों के नाम समझ में आ गया किसमें क्या करते हैं, ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। बुक्स पे नहीं, अपने आप पे कभी कभी ध्यान दिया करो कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, बुक्स हमेशा सही भी नहीं होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर को समझ नहीं पाते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? यानी श्वसन पढ़ाया उसने और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि श्वसन और सांस लेना एक ही चीज़ उनको समझना है, वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। तो यार ये तो खुद ही पहले ही बोल रहा है, तो ये तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन ऑप्शन का, पहला गलत हो गया। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सके हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, यहाँ पे अनुशासनहीनता की कोई बात नहीं करी गई है। चौथा ऑप्शन सही होगा। देखो, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी है ना। जब बच्ची इस चीज़ में श्वसन और सांस लेने में अंतर नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं टीचर की गलती रह गई है, वो टीचर खुद बता नहीं पाया है कि श्वसन क्या है और सांस लेने में अंतर क्या है, ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। 66 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते हुए पानी में धोना। तो अगर हम पहले ही काट लेंगे तो हमारी जो सब्जी में तत्व होते हैं वो तो कटने के बाद बह जाएंगे ना, बाद में जब धुलेंगे तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय धूप में रखना, तो धूप में रखने से भी कुछ ना कुछ उसका पोर्शन जो है वाष्पित हो जाएगा या पानी इसमें निकल जाएगा, है ना, तो ये भी चीज़ हमें नहीं करनी होती, ये भी गलत तरीका होता है। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, तो बहुत ज़्यादा तल के भी हमको नहीं पकाना होता है, वहाँ पे हमारे जो तत्व होते हैं वो जल जाते हैं, है ना, तो ये भी हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। सब्जियों को अच्छी तरह धोना फिर काटना, सबसे पहले सब्जियों को हम काटेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जियों को हम अच्छी तरह से धुल लेंगे जिससे कि हमारी सब्जियां साफ़ हो जाए, फिर उनको काट के पका लेंगे, हल्का हल्का कम पकाना होता है ना। उबली हुई सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे पौष्टिक तत्व जो रहते हैं वो गायब नहीं होते हैं, जलते नहीं हैं, खराब नहीं होते हैं, पौष्टिक तत्व उसी में रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। दो चीज़ें बतानी है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित 4 गतिविधियां सुझाते हैं। तो गतिविधियां कौन कौन सी है? ए हमारी है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे धकेलें। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो देखो यार, पहला ऑप्शन क्या करते हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो जब हम खाली, यहाँ पे पानी है और खाली उल्टा बीकर रखेंगे तो इसमें हवा है, तो जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये हमारे क्या करेगा, पानी को किनारे किनारे कर देगा, और यहाँ पे जो इसमें होगा क्या होगा, यहाँ पे जो हमें क्या दिखेगी, गैस दिखेगी पानी के अंदर, है ना। जब ग्लास पानी के अंदर घुस जाएगा फिर भी यहाँ पे गैस दिखेगी, तो इसका मतलब क्या, हाँ पहली ऑप्शन तो हमारी हो गई, वह जगह घेरती है, तो ये चीज़ हमारी ए ऑप्शन से सही हो जाएगी। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, तो जब हम स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचते हैं तो कभी ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि बाहर होता है वह जगह घेरती है, ऐसा कुछ वहाँ से शो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। गुब्बारे में हवा भरना, अगर केवल गुब्बारे में हवा भरी है तो बच्चा ये कहेगा कि यार सर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ, तो वहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो हो गई, जगह घेरने वाला हो गया। अब देखो ये बचा हमारा 2 भरे हुए गुब्बारे हैं, जब 2 भरे गुब्बारे यहाँ पे भरोगे, हवा भरे, अब इनको लटकाओ, अगर इसमें से फोड़ दो तो क्या होगा, जिसमें हवा भरी है वो नीचे लटक आएगा और ये ऊपर उठ जाएगा, तो इसका मतलब है ये तराजू टाइप से नहीं हो गया, तो इसका मतलब है इसमें गैस होती है, मतलब इसमें भार होता है हवा में, तो हमारा ए और डी ऑप्शन हमारे सही होंगे, ए और डी यानी पहला ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया। यानी 2 ऑप्शन हमारे, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना और गुब्बारे में हवा भरना, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, यानी 4 टीचर हैं, 4 शिक्षण पद्धतियां। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? देखो, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली के पहले और बाद के वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणित करें। तो ये चीज़ हो सकती है,
है ना, सही लग रही क्योंकि बच्चे खुद उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन देखो एक चीज़ क्या है कि हवा कोई दिवाली के पहले और दिवाली के बाद में बच्चे इकट्ठा कर लेंगे कैसे भी करके, मानते हैं, लेकिन इसकी गुणवत्ता की जांच वो नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये काफ़ी बड़े स्तर की चीज़ है, तो बच्चे उसकी गुणवत्ता का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और शब्दावली को अर्थ स्पष्ट करना। तो ये हमारा वहाँ पे कुछ ढंग से समझ में नहीं आएगा, उतना ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाएंगे ना बच्चे। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास प्रश्न में दिए गए सब देखो उत्तर लिखवाने की बात कर रहा है। अब देखो पहला ऑप्शन बचा हमारा, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। वृत्त चित्र का मतलब ये नहीं है कि आप लोग वृत्त गोले करके बनाना, नहीं, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री। देखो यहाँ पे इंग्लिश में देख लिया करो जब कुछ समझ ना आए, डॉक्यूमेंट्री जो मूवी होती है ना, जो वायु प्रदूषण की बात करें तो जो रियल टाइम जब हमारे जो रियल लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं उनका डेटा प्रदर्शित, डॉक्यूमेंट्री और मूवी में तो अंतर यही होता है, मूवी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी तरफ से मनगढ़ंत चीज़ दिखा सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है उसी चीज़ को थोड़ा सा रियल करके दिखाते हैं ना, उसमें रियल डेटा होता है, जो भी हमारा डेटा जो या फिर रियल स्टोरी होती है, कोई मतलब जैसे भोपाल गैस त्रासदी हो गई तो उस पर क्या करते हैं उसको बिल्कुल इलेबोरेट करते हैं, एक एक चीज़ को करके दिखाते हैं, तो वो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो जाती है। तो ये सबसे बेटर रहेगा बच्चों के लिए, ठीक है, 68 का पहला। अब आते हैं 69 पे, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। किस प्रकार से कर सकती है? जब वह बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यानी तनावग्रस्त बच्चा है तो पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बातचीत करेगा तो यार वो एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं ना उसको, ज़्यादा बात करने वाला बातूनी बच्चा कह सकते हैं, तनावग्रस्त तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाइपर एक्टिव अति सक्रियता, तो वो भी चीज़ हो सकती है, बच्चा जब हाइपर एक्टिव क्या होते हैं यार, एक बच्चे का उसको एक जगह मन नहीं लगता है, कहीं आज इसमें हाथ डाल रहा है, कभी कभी उससे बात कर रहा है, कहीं कहीं कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ नहीं है। तनावग्रस्त बच्चा क्या होता है? आक्रामक होता है, बिल्कुल कहीं कहीं पता चले कि शांत रहेगा, अगर किसी ने उससे बोल भी दिया ना तो एकदम से भड़क जाता है ना, तो वो जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया या कुछ भी हो गया, कोई भी चीज़ है ना, तो बच्चा वो हमेशा क्या करेगा, वो भड़क ही जाता है, आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी तनावग्रस्त बच्चे की जो पहचान है आक्रामक व्यवहार होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी, यानी स्टील की खाली कटोरी जो है पानी में तैरती रहती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। किस तथ्य द्वारा? तो देखो यार यहाँ पे तो हमको ही समझना पड़ेगा, उत्प्लावन बल क्या होता है। जब हम पानी में, यहाँ पे पानी भरा है, द्रव कोई भी द्रव हो, तो इसमें हम कोई चीज़ अगर रखते हैं, मान लो ये हमारे पास कटोरी रख ली, तो जो द्रव होता है ये हमारे इस पे क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, एक बल लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लवन बल। और उत्प्लवन बल ही डिसाइड करता है कि वो वस्तु तैरेगी या डूब जाएगी। तो अब देखते हैं ऑप्शन को। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल, स्टील की कटोरी पर जो उत्प्लवन बल लग रहा है का बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है, स्टील की जो प्लेट है जितना ज़्यादा आयतन होगा उतना ही ज़्यादा उस पर बल लगेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा बल लगेगा। और अगर उत्प्लवन बल यानी तैरने वाला बल ज़्यादा है इस कटोरी के भार से, तो वो चीज़ तैरेगी, है ना। उत्प्लवन बल अगर कटोरी के भार से ज़्यादा है तो वो चीज़ तैरने लगेगी, और कटोरी के तैरने का रीज़न भी यही है, यानी पहला क्वेश्चन ऑप्शन ही हमारा सही है। जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल, यानी लोहे की कील पर जो उत्प्लवन बल लग रहा है उसके भार की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए वो डूब जाती है। पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, ठीक है। तो पहले इसकी वजह से हम व्याख्यात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है ना। ऐसी कौन सी जीवन प्रक्रिया है जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों करते हैं? प्रजनन और भोजन बनाना। तो प्रजनन तो दोनों करते ही करते हैं। भोजन बनाना, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं है गैस चूल्हे पे खाना बना लिया, उसकी बात नहीं हो रही है। यानी वो क्या करते हैं? C6H12O6, है ना, यह उनका क्या होता है? ये भोजन ही तो है उनका, तो ये खुद बनाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं। हम अपना भोजन पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। प्रजनन और अंकुरण, प्रजनन करते हैं लेकिन हम लोग अंकुरण नहीं करते हैं। वृद्धि और प्रजनन, तो वृद्धि हम भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं। प्रजनन हम भी करते हैं, प्रजनन पेड़ पौधे भी करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वृद्धि और भोजन, तो यहाँ पे वृद्धि करते हैं लेकिन भोजन नहीं करते, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है ना, वृद्धि और प्रजनन, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला कथन कह रही है दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, जितनी बार 2 बार ब्रश करोगे मॉर्निंग में शाम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहने। ब्रेसिस होता क्या है यार, ब्रेसिस क्या होता है कि दांतों की कैप समझ लो, है ना, पूरी चाप होती है, पूरी चाप एक कैप होती है, पूरे चाप के लिए एक कैप बना दी जाती है, उसको लगा लेने से हमारे क्या होगा, इनेमल कम नहीं होगा। तो इनेमल क्या होता है यार, जो दांत की बाहरी परत होती है उसी की इनेमल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है रिकमेंड नहीं करी जाती, ये डॉक्टर जिनके लिए बोलते हैं उन्हीं के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है ना। तो ये कॉमन चीज़ नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं। हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, जब भी खाना खाएं तो कुल्ला करें, तो जिससे जो खाने की लगे हुए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं दांतों में वो बाहर निकल जाए, जिससे कीटाणु ज़्यादा रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो हमारा ए, सी और डी ऑप्शन सही है। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो ए, सी और डी आगे पीछे लिखा हुआ है, बट पहला ही सही है। बाकी इसमें बी है तो ये गलत हो जाएगा, ए और सी, तो ये इसमें भी एक तो कम पड़ गया, इसमें बी है, ये भी गलत, ठीक है। 73 की बात करते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। तो वेन आरेख है जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, इधर जमीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं और अंडे देने वाले जीव जंतु हैं। तो एक्स यानी तीनों में, एक्स क्या है, तीनों में कॉमन मिल रहा है ना, इसमें भी, यानी ऐसा जंतु जो जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे भी देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स क्या है, ईल सर्प मीन होती है ना, ये समंदर में पाई जाती है, पहली बात तो ये पानी जमीन पे नहीं पाई जाती है। और ये क्या करती है, ईल मछली क्या होती है, मोस्टली जो करंट जनरेट करती हैं वो वाली मछली है, सांप जैसी होती है। सार्क क्या रहती है, समंदर में रहती है, पानी में नहीं रहती है, बाहर नहीं रहती है। मछली की बात करें हमेशा पानी में रहती है। मगरमच्छ ही बचा, मगरमच्छ आप लोगों ने पानी में, गंदे पानी में देखा होगा, कीचड़ में देखा होगा, या फिर वो ज़मीन पे भी दिख जाता है कभी कभी, और वो अंडे भी देता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हमारा मगरमच्छ ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी। तो देखो यार ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डाउटफुल, क्योंकि इसका बहुत सभी बुक में खनिज रहित है, जो पानी है वो खनिज रहित है, ये ऑप्शन लगाया गया। मैं आपसे बताता हूँ कि मान लो ये आपके पास बीकर है, इसमें पानी, इसमें आपने गर्म किया, ठीक है, और इसको ठंडा किया, तो देखो जब पानी हम गर्म करते हैं तो नीचे क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे बबल्स उठने लगते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी गर्म करो तो पानी में से बहुत छोटे छोटे बबल्स उठते हैं, वो किस चीज़ के होते हैं, वो ऑक्सीजन के होते हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें से ऑक्सीजन निकल गई है ना। अब बताओ इसको पानी को ठंडा कर भी दो तो क्या इसमें ऑक्सीजन रह जाएगी क्या, नहीं। ऑक्सीजन हाँ काफ़ी टाइम तक अगर रखा रहेगा तो ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी उसमें घुल जाएगी, लेकिन उसमें तुरंत ऑक्सीजन उसमें नहीं आने वाली है ठंडा करने के बावजूद भी। तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसमें कोई जो होते हैं मिनरल्स घुले होते हैं पानी में, बिल्कुल सही बात है, मिनरल्स घुले होते हैं, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा पानी वाष्पित होगा, ना कि हमारे खनिज क्या होते हैं यार, हमारे जितने भी तत्व होते हैं वो वही तो खनिज होते हैं। क्या तत्वों को हम गर्म करके गायब कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं क्या? सभी तत्वों को हम वाष्पित नहीं कर सकते हैं, है ना। जल वाष्पित हो सकता है, बाकी सभी खनिज अवाष्पित हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे खनिज रहित नहीं होना चाहिए, जबकि ये होना चाहिए कि ऑक्सीजन रहित है। और मछली को क्या चाहिए, हमारी ऑक्सीजन चाहिए उसको, और ऑक्सीजन गर्म करने पे ऑक्सीजन तो पहले निकल गई थी, इसलिए हमारा ऑक्सीजन रहित होना चाहिए, ना कि खनिज रहित। ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह पढ़ा, बहुत डिटेल में, मैंने आधे घंटे या 1 घंटे तक इसको बहुत ढंग से देखा था, ठीक है। बहुत जगह मैंने देखा है ऑक्सीजन ही सही होना चाहिए। आप बताइए कमेंट में कि क्या होना चाहिए, आप अपना तर्क जरूर दें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी चांद की सतह की विशेषता क्या है? पानी रहित है, बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है। पर्याप्त हवा है, पर्याप्त हवा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा मतलब पर्याप्त हवा का क्या मतलब है, या जितनी हमारी पृथ्वी पे हवा है वही उतनी ही चंद्रमा पे हो तो हमारे लिए पर्याप्त होगी। लेकिन वहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, 6 गुना कम है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वहाँ का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का 6 गुना कम है, इसलिए वो हवा को रोक नहीं पाता है, हवा बाहर निकल जाती है। तो हवा है तो, लेकिन उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ऊंचे पहाड़ वहाँ पे हैं, बिल्कुल हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा पर्याप्त हवा की वजह से।
पानी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। गहरे गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे मतलब क्रेटर्स टाइप के हैं, बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे बहुत गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ भी हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही है। हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, गलत। गुरुत्व है लेकिन पृथ्वी से 6 गुना कम है, ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे गुरुत्व नहीं है तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो सेकंड ऑप्शन सही है ना। पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है, कौन कौन सी पढ़ती है? अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं से बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो यार ऐसी हम लोग डेली करते हैं, किस लिए करते हैं? सीधी सी बात है, मच्छर से बचने के लिए करते हैं। और मच्छर क्या क्या फैलाते हैं? मच्छर फैलाते हैं हमारा डेंगू और जापानी ज्वर, इंसेफेलाइटिस, है ना। यानी डेंगू और जापानी ज्वर किसकी वजह से फैलता है? हमारा है मच्छरों की वजह से। चेचक और मलेरिया फैलता है बट चेचक नहीं फैलता है, ठीक है। तो चेचक हमारा कांटेक्ट से फैलता है या हवा से फैल सकता है, लेकिन वो मच्छरों से नहीं फैलता है, ठीक है। ये हमारी जो चीज़ें दी हुई हैं हमारी, वो क्या है? मच्छरों से बचाव के लिए ही दी हुई हैं। डेंगू और आई फ्लू ये भी हमारी कांटेक्ट से होती है। डेंगू तो हमारा खैर होता है, लेकिन आई फ्लू क्या है? यहाँ पे आई फ्लू की वजह से ऑप्शन गलत हो गया। आई फ्लू हमारा कांटेक्ट से, मतलब आंखों को छूने से या डायरेक्टली किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। टाइफाइड और हैजा ये हमारी पानी से संबंधित है, ठीक है, गंदे पानी की वजह से हमारे होती हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, लौह, मलेरिया, एनीमिया और रक्त। तो देखो एनीमिया, रक्त और लौह तो कनेक्टेड हैं, लेकिन मलेरिया हमारा इससे कोई संबंधित नहीं है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। तो देखो ये ऑप्शन हमारे चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है? ब्लड में पाया जाता है। और एनीमिया क्या होता है? एनीमिया जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसी को एनीमिया बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन से बनता है। आंवला क्या होता है? आंवले में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से सभी संबंधित है ना। हीमोग्लोबिन में आयरन, और आयरन आंवला, और हीमोग्लोबिन एनीमिया, है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। तो यही हमारा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है? पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला ऑप्शन देखते हैं, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तो सामाजिक संबंध शिक्षक अभिभावक क्यों विकसित करेंगे? उनके पास शैक्षिक संबंध हो सकते हैं, शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों पे चर्चा करेंगे, वो समाज से संबंधित चीज़ों पे उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक दूसरे की कमियों को उजागर करेंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है, कमी को उजागर नहीं करना होता है, ठीक है। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, चर्चा किससे करते हैं? जो बच्चे के अंदर हमें कमी लग रही है उनकी सुधार करना, उनकी कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, उनकी योग्यताओं की किस तरीके से उनको पुनर्बलन देना, जो भी चीज़ें हैं, है ना, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाएं, यानी इंटरेक्शन की बात है, ठीक है। जो हमारी जो मीटिंग्स होती हैं 30 डेज पे, वो क्या होते हैं? यही चीज़ होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है, राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो पहले में देखते क्या है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। अगले की देखते हैं, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी क्या है, उसे धूप में खुला फैला देती है। डी क्या है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। अब क्या कह रहा है, उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो अगर वो बी टेक्निक को अप्लाई करती है तो वो कौन सी चीज़ हो सकती है? उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो प्याज और लहसुन को गीले कपड़े में लपेटना होता है क्या? गलत। हरा धनिया, काजू बर्फी, पके चावल। तो देखो हरे धनिया को क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए संरक्षित रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं, उसको हम गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, ठीक है। तो बाकी समय कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो केवल बी की बात कर रहा है। तो वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हरा धनिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? यानी घर्षण उसने पढ़ाया तो बहुत से उदाहरण दिए, एक उदाहरण उसमें से गलत है, कौन सा वाला? हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है यार। अगर घर्षण ना हो तो क्या होगा, हम लोग फिसल के गिर जाएंगे। ऊर्ध्वाधर रूप से
ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आती है। मतलब हम जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो हमारे पास वापस आती है, उसका कारण क्या है? घर्षण है क्या? गलत। हमारे पास जो वस्तु हम फेंकने के बाद वापस आ जाती है उसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। पृथ्वी क्या करती है? जो भी चीज़ ऊपर फेंकी जाती है उसको गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये हमारा घर्षण का कारण नहीं है, यही ऑप्शन गलत है, बाकी हमारा सही होगा। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है घर्षण के कारण। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, है ना। बॉल पॉइंट जो क्या होता है? घिसता है, वो तभी लिख पाते हैं। तो ये 3 ऑप्शन सही है, हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था का प्रयोग करने से। तो सही बात है यार, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करोगे तो अपना पर्सनल वाहन यूज नहीं करोगे, उससे क्या होगा? हमारी ईंधन की बचत होगी, यानी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है। अक्सर घर से बाहर जाने से बचने के माध्यम से, यार बाहर नहीं जाओगे तो काम कैसे चलेगा? तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि ना रखने के क्या हो जाएगा? ना रख के थोड़ा कुछ मतलब है। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। ठीक है यार, इंजन की जांच कराते हैं, लेकिन सबसे जो बेटर चीज़ है ना, ये सार्वजनिक यातायात यूज करो, क्या दिक्कत है? तुम्हारा सब कुछ काम चलता रहेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्तकार जमा नहीं करता है, मतलब सबमिट नहीं करता है असाइनमेंट। तो इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? वह उसे खेलने कूदने की कक्षा में जाने से रोकना। भाई खेलने कूदने तो हमें बच्चे को देना ही चाहिए, है ना। अनियमितता के कारण का पता कर लगाना और उसको परामर्श देना, ये ऑप्शन सही है ना। बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है, वो उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे संबंधित उसको परामर्श देना, कारण का पता लगाना और परामर्श देना। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देख लेते हैं। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों को एक नोट लिखना। नोट लिख के क्या हो जाएगा? थोड़ा सा जानकारी देना आवश्यक होता है, मतलब लेकिन इस चीज़ को टीचर को जो है देखना चाहिए, ये टीचर का काम है परामर्श देने का। इस बात से के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। भाई नहीं, फिर वही बात है, शिक्षक का काम होता है, प्रधानाचार्य इसमें कुछ नहीं करने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर के अंदर वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछना है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? शिक्षक कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल, वर्गीकरण। यहाँ पे वर्गीकरण कुछ हो नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संवेग की कोई बात नहीं हो रही है, गलत हो जाएगा। बात करते हैं चिंतन कौशल और अवलोकन कौशल की। कई बुक में मैंने देखा है कि अवलोकन कौशल दिया हुआ है, एक दो जगह मैंने देखा कि वहाँ पे चिंतन कौशल दे रखा है। तो देखो यार, अवलोकन का मतलब क्या होता है? यार हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएं, देख पाएं कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो यार चलो ठीक है, वो कभी हो सकता है कि वो समझ जाए कि हाँ मिट्टी में होल्स होते हैं, कभी तो भाई मिट्टी में मृदा होती है, मान सकते हैं। पानी के अंदर उसको हवा दिख जाएगी क्या? कहीं नहीं दिखती इतनी जल्दी, आंखों से नहीं दिख सकती, वो अवलोकन नहीं कर पाएगा छोटा बच्चा। हमारी अब चलो ठीक है, पानी में भी मान लो देख लेगा, तो हड्डियों में कहाँ से देख लेगा यार? तो वो अवलोकन नहीं हो सकता। यहाँ पे चिंतन कौशल की बात है ना। जब हम इस टाइप के प्रश्न बच्चे से पूछ रहे हैं तो हम उसको ये कह रहे हैं कि बच्चा वो सोच पाए उस चीज़ को कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है क्या। तो हम उसको चिंतन कौशल को है विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम उसके अवलोकन कौशल को। ठीक है, तो ये हमारा चिंतन कौशल ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है बताओ कमेंट में। ठीक है, ये बहुत से डाउटफुल क्वेश्चन है ये सब। 85 की बात करते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना प्रभावी होगी? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है यार, बच्चे औसत से कम नॉलेज है उनको, वो या चीज़ें सीखने में उतना अच्छे नहीं है बाकी सामान्य बच्चों के। तो क्या करेंगे हम? उनके कमजोर क्षेत्र की पहचान करो और उनको सुधारात्मक उपाय दो, है ना। ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अगले देख लेते हैं। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। ठीक है, आना चाहिए, नियमित रूप से विद्यालय आने से ही कुछ नहीं हो जाएगा ना। उन्हें घर पर अतिरिक्त दत्तकार यानी एक्स्ट्रा असाइनमेंट या होमवर्क देना, गलत हो जाएगा ये भी। असाइनमेंट तो हमें देना ही नहीं होता बच्चों को बहुत ज़्यादा।
अगली पंक्ति में बैठा के भी कुछ काम नहीं चलने वाला है यहाँ पे, है ना। लगातार पर्यवेक्षण करना आवश्यक है, लेकिन अगली पंक्ति में ही बच्चा बैठे तो वो क्या, वो डर के मारे पढ़ेगा नहीं पाएगा। पहला ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा तरीका सही है। देखो यार, प्रश्न पत्र बनाने का एक निश्चित क्रम होता है ना। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो पहले क्या करते हैं, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना और अंक योजना लिखना। ठीक है, तो ये हमें फॉलो करना होता है। ये चीज़ आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण, यानी वो भंडार खाली हो रहे हैं, ये प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का उपयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए समझाया गया या पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों को एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है, यानी कि अनुभाग आ के बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ऐसा होने का कारण हो सकता है बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, दैनिक स्थितियों के नज़दीक तो नहीं है कुछ। मल्टीमीडिया सामग्रियों का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, समझ में आना और खर्चा अधिक इकोनॉमिकल होना ना होना, इसका या समझ में आने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। जब दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं तो हमारी जितनी भी इंद्रियाँ होती हैं उन सब का यूज़ करता है ना। इस वजह से हमें चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती हैं। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही है। 88 की बात करते हैं, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। वो क्या करता है, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए। बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। भोजन पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे पोषण से और मानव दांतों से कोई उतना खास अंतर मतलब नहीं है। ऐसे ही पाचन तंत्र से उसका कोई खास मतलब नहीं है। पहला ऑप्शन देखो क्या सही है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी जो सेकंड ऑप्शन है बात वही है ना, लिखवा दो उसको। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देके क्या हो जाएगा, जब बच्चा खुद अपने टिफिन में झांकता है, वो देखता है कि अच्छा ये चीज़ मैं खा रहा हूँ आज, अच्छा इसमें ये पोषक तत्व होते हैं, तब उसको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 89 की बात करते हैं। ये बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है। इसका मैंने क्वेश्चन आंसर देखे बहुत जगह गलत दिया हुआ है। आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों गलत है, वो मैं बताता हूँ अभी। शामिल करना यानी इंगेज, खोज करना यानी एक्सप्लोर, व्याख्या करना यानी एक्सप्लेन, विस्तार देना यानी इलेबोरेट, मूल्यांकन करना या इवेल्युएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईज हैं, यानी 5 ई हैं जिनके ये मीनिंग्स हैं ना। तो अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियाँ, अंकुरण के लिए क्या आवश्यक स्थितियाँ होनी चाहिए, ये संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियाँ करने के लिए कहती है। तो ये गतिविधियाँ करने को कहती है, क्या कहती है। ए है, बीजों को रात भर पानी में रखें, उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। ठीक है, 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट का काम करें। तो अब देखो क्या कह रहा है, शिक्षक द्वारा दी गई महत्वपूर्ण गतिविधियों में इन 5 ईज में से कौन सा शामिल नहीं होता है। तो ये गतिविधियां अगर कर रहा है तो इन ईज में से, ये जो 5 ईज हैं, ई हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता है। तो बुक्स में ऑप्शन क्या दे रखा है, इंगेज और इवेल्युएट। इंगेज और इवेल्युएट, आप ये बताओ इंगेज का क्या मतलब है, शामिल होना। किसके शामिल होने की बात कर रहा है, शिक्षक के। तो शिक्षक तो पहले ही सच बता रहा है। अगर हम ये कहें कि विद्यार्थी शामिल हो रहा है तो विद्यार्थी खुद ही कर रहा है चीज़ें, तो विद्यार्थी तो खुद ही इंगेज है उसमें। तो इसमें क्या पूछा है, कौन से शामिल नहीं है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल गलत होगा। इवेल्युएट करना, यहाँ पे देखो पुस्तक में दिए गए कार्यपत्रक का काम करना और यहाँ पे अवलोकन करना, आए परिवर्तन का रिकॉर्ड करें। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, यहाँ पे इवेल्युएशन भी हो रहा है। पुस्तक पढ़ें और उसके जब कार्यपत्रक का काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो हम अपना इवेल्युएशन ही तो कर रहे हैं कि क्या हमने सीखा। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही हमारे सही होंगे, यानी इंगेज और इवेल्युएट तो यहाँ पे चीज़ें हो ही रही हैं, जबकि उन्होंने इसी को माना है कि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही हैं। बच्चे इंगेज हैं यार, साफ साफ दिख रहा है बच्चे इंगेज हो रहे हैं। तो देखो मुझे कौन सा लग रहा है, इसमें होना चाहिए एक्सप्लेन और इलेबोरेट।
यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन कोई कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, टीचर कोई एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। वो बच्चे को केवल निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग को ऐसा ऐसा करना है। इलेबोरेट की बात करें, विस्तार देना। किस चीज का विस्तार वहां पे मिल रहा है उनको? है विस्तार। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चे अपने खुद खोज का ज्ञान की खोज कर रहे हैं। बच्चे ज्ञान की खोज खुद कर रहे हैं, लेकिन उसको विस्तार कोई नहीं दे रहा है। विस्तार कौन दे सकता है? विस्तार तो टीचर ही दे सकता है। तो वहां पे वो विस्तार नहीं कर रहा है ना। तो यही चीजें हैं जो शामिल नहीं हो रही हैं। एक्सप्लेन और इलेबोरेट यहाँ पे करने वाला कोई नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि नहीं ही पूछा है और सभी बुक्स में लिखा हुआ है इंगेज और इवेलुएट। आप बताओ कौन सा आपको लग रहा है? समझ के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट फिर भी आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। किस में विद्यार्थियों की सहायता कर रहा है? कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों से जोड़ने में। बिल्कुल सही बात है यार। जो बच्चे पढ़ रहे हैं किताबों में, तो वो चीज़, भाई राष्ट्रीय उद्यान है तो प्राणी भी दिखेंगे, वनस्पतियां भी दिखेंगी यहाँ पे, तो जीवन स्थितियों को जोड़ पाएंगे। वो पर्यावरण संरक्षण के कौशल का विकास करेंगे। हाँ, विकास तो करेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ज़्यादा जो हमारा उद्देश्य क्या है ना, ये हमारा उद्देश्य ज़्यादा है, उसमें सहायता कर सकता है। बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में, तो बाहरी भ्रमण यहाँ पे केवल मजा लेने की बात नहीं हो रही, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। ठीक है, तो सबसे बेटर ऑप्शन हमारा यही है, लेकिन बाकी ये भी सही है थोड़ा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप बताओ कि ये सेट आपको कैसा लगा? ठीक है, कमेंट में बताओ। जो कहीं भी आपको डाउट लग रहा है, या आपने जो 2-3 क्वेश्चन जो डाउटफुल वाले हैं उनके आंसर आप बताइएगा हमें। ठीक है, और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए, आइए डिस्कस करिएगा। कोई भी चीज़ हमको आपको पूछना है बताइए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91 40 74 90 12। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।